नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयराम पांडे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक शिक्षक के रूप में काम करता हूं। आज हिंदी से संबंधित इस विशेष कार्यक्रम में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाषा मानव विकास की प्राण शक्ति होती है। मनुष्य ने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प आदि के क्षेत्रों में भाषा की ही बदौलत विकास पाया है। अगर भाषा न होती तो मनुष्य पशु की तरह होता, एकदम अंधकार में होता। कहा भी है, इदम अंधतमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दाह्वयं ज्योति आसंसारान न विद्यते। यह समस्त संसार अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा होता यदि शब्द एवं भाषा रूपी ज्योति मानव के पास न होती। हम अंधकार में होते, हम विकसित नहीं हो पाते। समस्त संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत भी अनेक भाषाभाषी देश है। अनेक बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं। उन्हीं भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी भाषा। हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और तब से हिंदी राजभाषा के रूप में, देश की राष्ट्रभाषा के रूप में और देश की संपर्क भाषा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। आज हम इसी हिंदी भाषा की स्थिति, उसकी दशा, उसकी दिशा के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में विशेष मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। डॉक्टर विद्या सिंह जी, हिंदी विभागाध्यक्ष, MKP कॉलेज देहरादून। श्री योगेंद्र कुमार कश्यप जी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हिंदी हैं और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित हैं, श्री शंकर सिंह जी भाटिया। मैं आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा पहला प्रश्न आदरणीय डॉक्टर विद्या सिंह जी से है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी की बात चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हिंदी की विकास यात्रा पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वे सब संस्कृत से विकसित हुई हैं। हिंदी भी संस्कृत से विकसित हुई है, किंतु सीधे संस्कृत से नहीं, अनेक सोपानों को पार करती हुई। जैसे सबसे प्राचीन हमारा लिखित ग्रंथ है ऋग्वेद, तो हमारे वेदों की जो भाषा है वो वैदिक भाषा कहलाती है। उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत के बाद फिर पाली जी। पाली के बाद प्राकृत प्रचलन में आता है जी। और प्राकृत तक आते आते इसके कई रूप हो जाते हैं और इन्हीं प्राकृतों से विकसित है अपभ्रंश। और सन 1000 के आसपास इन्हीं अपभ्रंशों से शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, इन 3 अपभ्रंशों से हमारी हिंदी की बोलियों का विकास होता है। जी, जी। जैसे यदि आप हिंदी साहित्य के आदिकाल की भाषा देखें तो वो राजस्थानी डिंगल भाषा है। इसके बाद जब आप मध्यकाल में आते हैं तो आदिकाल में अपभ्रंशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और जब मध्यकाल में आप आते हैं, भक्तिकाल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आपके अवधी और ब्रज, जी। ये 2 भाषाएं प्रमुख हो जाती हैं। और इसके बाद जब आप रीतिकाल में आते हैं तो सिर्फ एक भाषा रह जाती है, ब्रज भाषा। और जब आप आधुनिक काल में आते हैं, जिसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं, तो वहाँ से ये खड़ी बोली हिंदी। जी। तो जब आज हम हिंदी का उच्चारण करते हैं तो एक जो साहित्य का विद्यार्थी है 17 बोलियों के समूह को वो हिंदी समझता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, इन 5 उपभाषाओं, विभाषाओं की बोलियों को 17 बोलियां हैं जिसमें, उनको हिंदी समझता है। और यदि आप भाषा वैज्ञानिक अर्थ से देखते हैं तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रज, बुंदेली, बांगरू,
कौरवी, कन्नौजी, ये 5 बोलियां। तो 8 बोलियों का समूह जो है वो भाषा वैज्ञानिक अर्थ में हिंदी है, क्योंकि उसके साथ हिंदी लगा हुआ है। किंतु आम जनता जिसे हिंदी समझती है वो उसी परिनिष्ठित रूप को हिंदी समझती है जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की बोली जिसका आधार है, खड़ी बोली जिसे कहते हैं, वो उसका आधार है। किंतु जिसे हमारे विद्वानों ने अपने साहित्य से, और जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको व्याकरण सम्मत किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तमाम सारे विद्वानों का उसके स्थिरीकरण में योगदान है। और इसी तरह से भाषा वैज्ञानिकों का भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी और धीरेन्द्र सिंह वर्मा। बहुत अच्छी बात। मैम, आपने बड़े सुंदर ढंग से हिंदी की विकास यात्रा को हमारे सामने रखा, हमारे दर्शकों को इससे अवगत कराया। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, और उसके बाद पुरानी हिंदी, और जो हिंदी आई, और बहुत सारी उसकी बोलियों के संबंध में आपने जानकारी दी, और अंत में खड़ी बोली की जो बात, जो आज हमारी शिक्षा दीक्षा, फिल्मों की भाषा, पत्रकारिता की भाषा है, उस भाषा की बात की है। सर, हमारा देश स्वतंत्र हुआ और संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या प्रावधान है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे हमारे योगेंद्र सिंह जी। धन्यवाद पांडे जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में हमारे देश की जो संविधान सभा गठित की गई थी। जी सर। तो संविधान सभा द्वारा जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, और जिसमें सी राजगोपालाचारी जैसे दक्षिण भारत के विद्वान थे, वो उस समय जो हमारी हिंदी को जो है और तमाम भाषाओं पर चर्चा हुई थी, तो वहाँ पर जो हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसके पीछे बहुत से कारणों को ध्यान रखा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने जो एकता के सूत्र में पूरे आंदोलन को पिरोया। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो हर जगह पर समझी जाती है, बोली जाती है, और कम से कम हर पूरे देश में समझने वाले थे। तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक रूपता में मतलब उसको पिरोया। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के जो राष्ट्रनायक थे, उन लोगों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। और उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि चूँकि हमारे बहुभाषी राज्य में हम लोग रहते हैं, बहुत पूरा देश हमारा बहुत विशाल है, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर पे भाषाएं, और पानी की जैसे कहता है 8 कोस पे पानी, बोले 4 कोस पे पानी। तो वो हमारी जो चीज़ थी, तो राजभाषा के साथ में अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में 15 साल के लिए मान्यता दी गई थी कि 15 साल तक जो है ये माना गया कि सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसको लोग सीख लेंगे, सरकारी कार्यालयों में कार्यरत जो हमारे स्टाफ है वो सीख लेंगे। संविधान सभा द्वारा जब देने के बाद में आज हम हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह ये जो आयोजन करते हैं, तो इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि हिंदी जो हमारी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस दिशा में जा रही है। तो आज मुझे इस बात की कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदी हमारी जो है, एक हमारा ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं जब यहाँ पे आ रही हैं, वो देख रही हैं कि आम आदमी की भाषा जो हिंदी है उसमें हम अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मैं एक साधारण बीमा कंपनी में राजभाषा के अधिकारी, मेरा राजभाषा के रूप में यही कार्य है कि हमारा देश में विभिन्न हमारे जो कर्मचारी आते हैं, किसी को राजभाषा नहीं आती, तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का अधीन आता है, वो व्यवस्था करता है कि हम उन लोगों को प्रशिक्षित करें। जी। प्रशिक्षण करने पर कुछ पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पुरस्कार जो है प्रेरणा का काम करते हैं। आज हिंदी हमारे उच्च स्थान पर है। आज हिंदी का विकास ये है कि आप देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखिए, पेटीएम, गूगल पे और तमाम भीम ऐप, ये सारे के सारे आपको हिंदी में है। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में तो आम आदमी जो है उसका बड़े आराम से प्रयोग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा हिंदी एक ऐसी संपर्क भाषा है, और हिंदी विभिन्न भाषाओं को उसने अपनाया। जी। आज हिंदी का जो स्वरूप है उसमें किसी भी शब्द को आप जोड़ लीजिए। राजभाषा नियम 1976 में आप अगर किसी और भाषा के शब्द को अगर देवनागरी लिपि में लिख देते हैं तो वो हिंदी में ही माना जाता है। कार्यालय में कोई क्लिष्ट वाला की बात नहीं हो रही। अक्सर जो हमारे साहित्यकार होते हैं वो कहते हैं कि हिंदी का थोड़ा सा मिक्सिंग करके लोग प्रयोग कर रहे हैं,
वो उचित नहीं है। लेकिन मैं वहाँ पर ये चीज़ हिंदी के विकास के लिए विकास के लिए, क्योंकि हिंदी ने सभी को अपनाया। हिंदी एक ऐसी एक भारतीय भाषाओं में मतलब बड़ी बहन का काम कर रही है। आप किसी भी शब्द को ले लीजिए जो आपको विभिन्न भाषाओं के विषय में आते हैं। मुझे मेरा मानना है कि हिंदी का बहुत ज़्यादा इस समय जो प्रयोग हमारा बढ़ रहा है, और हिंदी दिवस जो हम लोग आज जिस संगोष्ठी में यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हिंदी जो है आने वाले समय में विश्व स्तर पर बहुत आगे जाएगी। और एक आज जो आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदी जो है विश्व में जो सर्वाधिक बोली वाली भाषाओं में दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है मानी जा रही है। हमारे देहरादून के एक बहुत ही विशिष्ट भाषाविद डॉक्टर JP नौटियाल जी ने कोई शोध प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने शोध में हिंदी को द्वितीय स्थान पे दिखाया गया। तो कहने का मतलब जो असली चाइनीज है जी, जो भाषा, मंदारिन उसके उतना बोलने वाले नहीं है, इसलिए हिंदी को दूसरे स्थान पर लोगों ने माना। जी। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर ढंग से संविधान में उसकी क्या व्यवस्था है, हिंदी का क्या महत्व है, आज हिंदी किस तरह से विकसित हो रही है, उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसके सुंदर व्याख्या आपने की है। मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि जब देश में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, देश में बहुत सारी सशक्त भाषाएं थी। बंगला भाषा थी, दक्षिण भारत की भाषाएं थी, हमारी पंजाबी भाषा थी, उड़िया भाषा थी, और अन्य बहुत सारी भाषाएं जिनका साहित्य बड़ा समृद्ध था। मुझे लगता है कि जो हमारी आज की खड़ी बोली हिंदी है, उससे भी ज़्यादा समृद्ध उस समय इन भाषाओं का साहित्य भी था और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता भी थी। इनका शब्द भंडार भी काफ़ी पर्याप्त अच्छा था। उसके बावजूद संविधान सभा में हिंदी को प्रतिष्ठा मिली। ये हिंदी की कौन सी ऐसी विशेषताएं रही होंगी कि इसको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकी है? जो देश का स्वतंत्रता आंदोलन था जी सर, उसमें हिंदी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी सर। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में उभर कर निकली, और इसका आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि जब 1918 में भाषा सम्मेलन हुआ था, तो गांधी जी ने उसमें कहा था कि हिंदी हमारे देश की हृदय की भाषा है। जी। हमारे देश को जोड़ने वाली भाषा है। तो गांधी जी तो मूल रूप से गुजराती भाषी थे, हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन हिंदी के महत्व को उन्होंने तब पहचाना कि हिंदी वास्तव में देश की संपर्क भाषा हो सकती है। लेकिन जो हमारे राजनीतिक माहौल था देश का, उसने हिंदी के महत्व को उतना नहीं समझा, और वो कहीं न कहीं अंग्रेजी से ज़्यादा प्रभावित थे। अंग्रेजी को लाए केवल 15 साल के लिए, लेकिन इस तरह से स्थायी रूप से अंग्रेजी को स्थापित कर दिया कि हिंदी दोयम दर्जे की भाषा बना दी, और हिंदी केवल अनुवाद की भाषा हो गई। आप देखते हैं कि संसद में, विधानसभाओं में हिंदी का केवल अनुवाद होता है, मूल भाषा अंग्रेजी में ही बात होती है, अंग्रेजी में ही सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, पूरी न्यायिक भाषा अंग्रेजी है। तो ये चीज़ें करने में हमारे जो राजनीतिक लोग थे वो सफल नहीं हुए। तो इसकी वजह, हालांकि अब हिंदी ने अपना स्थान बनाया है। हिंदी आप देखिए, जो आज आधुनिक युग है, आप गूगल सर्च इंजन देख लीजिए, आप अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, वो हिंदी में ऐप बना रही है और हम तक पहुंच रही है जी। जो डिजिटलाइजेशन की जो आज आधुनिक प्रक्रिया है, उसमें हिंदी बहुत अधिक तेज़ी से प्रगति कर रही है। हिंदी की प्रगति दर जो है 94% है, और जो विश्व की सबसे बड़ी भाषा है अंग्रेजी की केवल 17% है। तो इसका मतलब हमारी जो हिंदी जो संविधान निर्मात्री सभा के जो लोग थे, ये हिंदी की महत्ता को तो जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया है। भले आगे चल करके थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट हो गया है, लेकिन उस समय वो जानते थे कि देश की खून की भाषा, देश की आवाज़ हिंदी भाषा ही बन सकती है। और स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने बहुत सहयोग किया था, वही स्वतंत्रता संग्राम की भाषा थी हिंदी भाषा। तो इस वजह से जो आपने कहा कि उन्होंने इसको संविधान में स्थान दिया होगा। मैम, जैसे कि राजभाषा की बात होती है, राष्ट्रभाषा की बात है, संपर्क भाषा की बात है, लोग प्रायः
मैं सबकी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन प्रायः लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर नहीं समझ पाते हैं, जबकि दोनों चीज़ें थोड़ी सी भिन्न हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी देने की कृपा करें। जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रभाषा के बारे में बात करूँगी कि प्रत्येक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसकी पहचान होती है। चीन का मैंडारिन कह लीजिए, इंग्लैंड का इंग्लिश कह लीजिए, फ्रांस का फ्रेंच कह लीजिए, किंतु जब भारत की एक भाषा की बात आती है तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में बहुत 22 भाषाओं का जिक्र है। तो अब सभी तो राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती हैं। आज व्यवहार में राष्ट्रभाषा हिंदी है, भले ही संविधान में उसका उल्लेख हो अथवा न हो। जी जी। क्योंकि ये, जैसा कि आपने कहा, अभी भाटिया सर ने कहा कि ये हृदय की भाषा है, जनभाषा है, और मध्य देश की भाषा हमेशा से, चाहे वो प्राकृत का समय रहा हो, चाहे वो संस्कृत का, चाहे वो अपभ्रंश का, मध्य देश की भाषा ही प्रमुख भाषा रही है। हिंदी भाषियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और या फिर हमारे जैसे व्यापार, उद्योग, ये सब। तो अब दूसरी चीज़, अब मैं आती हूँ राजभाषा पर। जी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जी। तो वहाँ पर राजभाषा से मतलब राजकाज की भाषा से है, सरकारी कामकाज की भाषा से है। तो ये हमारे मध्य देश वाले 7-8 प्रदेश हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इससे निकला उत्तराखंड, बिहार है, उससे निकला झारखंड, मध्य प्रदेश, उससे निकला आपका छत्तीसगढ़, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं। और इनका जो कामकाज है, एक चीज़ और देखिएगा कि राज्य भाषा और राजभाषा, यानी हमारे जो प्रांतों का बंटवारा है, विभाजन है, भाषाई आधार पर है। जी। जैसे तमिलनाडु में उनका तमिल राजकाज की भाषा, प्रांतीय स्तर पर उनके राजकाज की भाषा तमिल है। आपके वेस्ट बंगाल में बंगला है उनके कामकाज की भाषा। तो जो राज्य की प्रमुख भाषा है उसी को राज्य स्तर पर राजकाज की भाषा बनाई गई है। किंतु हम संघीय व्यवस्था में रहते हैं, तो केंद्र से भी हमारा संपर्क हमेशा बना रहता है राज्यों का। तो केंद्र के लिए ये प्रावधान है कि जो भी हिंदी भाषी प्रदेश पत्र व्यवहार करते हैं उनके साथ वे हिंदी में पत्र व्यवहार करें। और एक चीज और कि वो जो 15 वर्ष की व्यवस्था लागू की गई, वो इसलिए लागू नहीं की गई कि हिंदी किसी प्रकार से अक्षम थी, बल्कि इसलिए की गई थी कि उन अधिकारियों को अभ्यास नहीं था हिंदी में काम करने का। तो इतने वर्षों में वे अपने आप को इक्विप कर लेंगे, अपने आप को इतना सकारात्मक ही भाव था जी, बिल्कुल बना लेंगे कि वो हिंदी में कामकाज कर सकेंगे। लेकिन वही सुविधा भोगी आदत होती है। जब एक अभ्यस्त पड़े हुए हैं सरकारी कामकाज की भाषा है, तो जो हिंदी भाषी हैं वो भी जब उसमें जाते हैं तो उन्हें भी वही सहज लगता है। तो मैं समझती हूँ कि इच्छा शक्ति का अभाव बहुत अधिक है। और दूसरे संपर्क भाषा के रूप में आज पूरे विश्व में हिंदी जानी जाती है। सौभाग्य से मुझे बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला है। और अभी अभी मैं ताशकंद से आई हूँ, तो हमारे बॉलीवुड ने हमें देख के वो कहते थे मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताश्क। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की बात को बड़े विस्तार से हमें, हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सर से आप, क्योंकि आप राजभाषा से संबंध रखते हैं, हिंदी भाषा, जैसे हिंदी का जो व्यावहारिक पक्ष है वो तो काफ़ी विकसित हुआ है। हम देश के सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। जो अहिंदी भाषिक क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण वाले और हमारे ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, मैं तो वहाँ रहा भी हूँ, तो वहाँ पर हिंदी को सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं और बोलते भी हैं। सब काम काज, अलग बात है कि उनका राजकाज की बात जो भी उनकी भाषा में होती है, लेकिन वो लोग हिंदी जानते हैं और समझते हैं। तो जो व्यावहारिक पक्ष हिंदी का है वो बहुत विकसित हुआ है, उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ है।
हिंदी को संकीर्ण भाषा बने हुए कार्यालयीय स्तर पर, जो राजकाज के स्तर पर हिंदी भाषा उतनी विकसित नहीं हो पाई है, उतनी अपना स्थान नहीं बना पाई है, ऐसा आप भी अनुभव करते होंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पांडे जी, आपने बड़ा ज्वलंत प्रश्न उठाया है। मैं आपको संविधान द्वारा जो व्यवस्था की गई है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जी जी। हमारे राजभाषा विभाग ने हमारे भाषा के आधार पर जो है पूरे, जैसा कि अभी मैडम ने बताया था, पूरे देश को का खा गा, मैं राजभाषा अधिकारी हूँ और मेरा प्रथम कार्य भी यही है। जी जी। का खा गा 3 क्षेत्रों में उन्होंने बांटा है। हमारे का क्षेत्र में हमारे उत्तर भारत के जो हैं 11 राज्य आते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। खा क्षेत्र में आपके 5, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली आते हैं। शेष जो भारत आता है वो गा क्षेत्र में आता है। अब मैं आपको कार्यालय जो नियम जो हैं वो कहते हैं कि जो हमारे का क्षेत्र में है और खा क्षेत्र में, दोनों में सरकारी कामकाज का जो प्रतिशत है वो 100% होना चाहिए, यानी कि सारा कार्य हिंदी में करना चाहिए। जी जी। राजभाषा विभाग इसकी समीक्षा करता है। हमारे जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में हम लोग तिमाही आधार पर जो है मीटिंग बैठक करते हैं और उस कार्यालय के कार्य की समीक्षा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजभाषा नियम जो है वो कहते हैं कि जो हमारे, चूँकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पर नियुक्त हो सकता है, हमारा दक्षिण भारत का व्यक्ति हमारे उत्तर भारत में आता है, तो भाषा जो के सीखने के लिए व्यवस्था की गई है, उसके लिए बहुत से ऐप बनाए गए हैं। राजभाषा विभाग उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। हम लोग उनको पुरस्कार स्वरूप जो है कुछ इंक्रीमेंट भी देते हैं। जी जी। कुछ वेतन वृद्धि भी देते हैं। उन सारे चीज़ों के करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पे वाणी जी मुझे लगता है कि हमारे दिल में एक हिचक है कि हम हिंदी को नहीं अपना पा रहे हैं। आज आप विश्व स्तर पर देखिए कि आपके विभिन्न देश जो हैं वो नोबेल पुरस्कार के लिए जाते हैं और वो प्राप्त करते हैं। क्या कारण है? हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे विश्व में सारे वैज्ञानिक छाए हुए हैं, अमेरिका हो, किसी भी देश में आपको मिलेंगे। हमारी समस्या क्या है कि हम जो है हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में विचार करते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। जी जी। जो हमारे विचारों को सही तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। जी जी। राजभाषा अधिकारी के रूप में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, विभिन्न कार्यालयों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति, इवन आप ये देखिए कि आप साउथ में जाइएगा और एक ऑटो वाले से कहिएगा भैया मुझे मरीना बीच पे जाना है अगर तमिलनाडु में, वो आपसे हिंदी में बात करेगा। वाणी हिंदी में बात करेगा, बिल्कुल। आप गुवाहाटी जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में निकल जाइए, कहीं पर भी आप निकल, सब जगह आपको हिंदी वाले हैं, सब लोग मिलते हैं, सिर्फ हिचक है। और मेरा मन सर, आपकी हिंदी के विकास में और हिंदी को राजकाज के रूप में कार्यालयीय स्तर पर हिंदी का विकास खास तौर से इस वजह से नहीं हो पाया कि लोगों के अंदर एक हिचक है। दूसरी बात, लोगों की इच्छा शक्ति की कमी है। और कहीं कहीं हमें ये भी लगता है कि हमारे यहाँ के लोगों में अंग्रेजी में काम करने में थोड़ा सा अपने को लोग ज़्यादा संभ्रांत समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हिंदी पिछड़ रही है कार्यालयीय स्तर पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब आपका था। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आएंगे, बहुत ही शॉर्ट में आप कहेंगे कि पत्रकारिता की और एक पत्रकार की हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान है, क्या भूमिका है? पत्रकारिता का हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो विकास, यदि आप देखेंगे, यदि अखबारों के महत्व को देखते हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये नंबर 1 के अखबार माने जाते हैं। लेकिन अगर आप सर्कुलेशन के हिसाब से जाते हैं तो हिंदी पत्रकारिता ने इनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। जी जी जी। आप दैनिक भास्कर ले लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए, अमर उजाला ले लीजिए, ये सर्कुलेशन में ये अखबार इन अंग्रेजी अखबारों से बहुत आगे निकल गए हैं। ये इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जनता की भाषा हिंदी है, जनता हिंदी में ही अखबार पढ़ती है, अंग्रेजी केवल दिखाने के लिए है। और लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक अंग्रेजी अखबार एक खबर को छापता है और वो संसद में भी वो हिला देता है। एक अखबार जिसका सर्कुलेशन कुछ लाख में होता है और वो संसद में हिला देता है, नेता सारे चक्कर काटने लगते हैं। लेकिन एक बढ़िया खबर जो है कोई हिंदी
अखबार लिखता है और वो उससे भी ज़्यादा प्रसारित होने वाले अखबार में लिखता है, लेकिन उसको संसद में या विधानसभा के अंदर वो महत्व नहीं मिल पाता है। ये हमारी बिल्कुल एक तरह से सही कह रहे हैं एक तरह से आप हमारी हमको ये कह सकते हैं कि हमारी जन की भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, ये हम इसको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है ये हमारा, जी जी, हीन भावना है हमारी। हीन भावना और से अंग्रेजी में यदि हम कुछ लिख देंगे तो बड़े हो जाएंगे, और हिंदी में अगर हम वही बात या उससे भी बड़ी बात कर देंगे तो छोटी हो जाएगी। हीन भावना है, इस वजह से थोड़ी सी हिंदी पिछड़ रही है, लेकिन हमारी पत्रकारिता, हमारे पत्र पत्रिकाएं हिंदी को काफ़ी आगे कर रही हैं, ये हमारे सर का कहना है। आप सभी लोगों ने यहाँ पर हिंदी की दशा और दिशा के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे बीच में प्रस्तुत की हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो दर्शकों, यही था हमारा आज का कार्यक्रम राजभाषा हिंदी दशा एवं दिशा। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदी में सोचें, हिंदी में काम करें, स्वयं को हिंदुस्तानी पहले समझें, हिंदी का समझें स्वयं पहले, और उसके बाद हम दुनिया की किसी भी भाषा को सीखें, इसमें ये हमें फ़ख्र ही मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन शब्दों के साथ में मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। नमस्कार।